कभी सोचा है कि पूरी दुनिया पर इतना ज्यादा कर्ज आखिर है क्यों? एक ऐसा कर्ज जो कम होने की बजाय हर साल बढ़ता ही जाता है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इस 300 साल पुरानी कहानी की तह तक जाते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे। आज की तारीख में पूरी दुनिया पर कुल मिलाकर 315 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अब जरा सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर कोई हर सेकंड $1 भी खर्च करे तो भी इसे चुकाने में लगभग 1 करोड़ साल लग जाएंगे। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी 3 गुना ज्यादा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? एक पहेली की तरह, अगर हर देश, हर कंपनी और लगभग हर इंसान कर्ज में है तो आखिर ये पैसा दिया किसने है? मतलब लेनदार है कौन? देखिए, इसका जवाब कोई एक इंसान या कोई एक देश नहीं है। इसका जवाब है एक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसे पिछले 300 सालों में बड़े ही ध्यान से बनाया गया है। और इसे बनाने वाले थे 4 लोग, 4 आर्किटेक्ट, जिन्होंने जाने अनजाने में आज की इस पूरी फाइनेंशियल दुनिया की नींव रखी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1694 से और हमारे पहले आर्किटेक्ट है एक स्कॉटिश व्यापारी विलियम पटरसन। एक ऐसा आदमी जिसका विजन बहुत बड़ा था। पटरसन से पहले सरकारी कर्ज एक टेम्पररी चीज हुआ करता था। मतलब राजा, महाराजा जंग वगैरह के लिए पैसा उधार लेते थे और बाद में चुका देते थे या नहीं चुका पाते थे। पर पटरसन एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। आइडिया था एक ऐसा कर्ज जिसे कभी चुकाया ही ना जाए। जी हां, कभी नहीं, बस उसका ब्याज हमेशा के लिए चुकाया जाता रहे। और इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस मॉडल ने सरकार को हमेशा के लिए ब्याज देने वाली एक मशीन में बदल दिया। और इसकी गारंटी कौन दे रहा था? जनता से वसूला जाने वाला टैक्स। और यह सिस्टम इतना कामयाब हुआ कि इसने ब्रिटेन को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ी मदद की। और यहां से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। सरकार की जो कर्ज की रसीद थी वही नई करेंसी छापने का आधार बन गई। मतलब कर्ज से ही पैसा बनाया जा रहा था। ये एक तरह से हवा से पैसा बनाने जैसा था। और इसने पैसे और कर्ज के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 1800 के दशक में। अब एंट्री होती है हमारे दूसरे आर्किटेक्ट नेथन रॉथस्चाइल्ड की। रॉथस्चाइल्ड ने पटरसन के बनाए मॉडल को लिया और उसे एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। रॉथस्चाइल्ड ने सरकारी बॉन्ड यानी कर्ज के इन कागजों के लिए एक इंटरनेशनल मार्केट बना दिया। सोचिए एक जाल कैसे बुना गया। एक ब्रिटिश सरकार का बॉन्ड एक रॉथस्चाइल्ड बैंक खरीदता है। वो उसे आगे एक फ्रांसीसी इन्वेस्टर को बेचता है और वो फ्रांसीसी इन्वेस्टर उसे एक जर्मन बैंक को। देखते ही देखते कर्ज का एक ग्लोबल जाल तैयार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी एक देश के लिए कर्ज चुकाने से मना करना नामुमकिन हो गया था। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सिर्फ एक आदमी को नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे यूरोप का फाइनेंशियल सिस्टम ढह जाता। कह सकते हैं कि ये आज के टू बिग टू फेल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल शुरुआती रूप था। अब आते हैं 20वीं सदी में और हमारे तीसरे आर्किटेक्ट जेपी मॉर्गन पर। तब तक सिस्टम परमानेंट हो चुका था, ग्लोबल हो चुका था, लेकिन उसे लगातार और बिना रुके बढ़ने के लिए एक इंजन की जरूरत थी। और वो इंजन बनाया जेपी मॉर्गन ने। 1907 में एक बड़ा फाइनेंशियल संकट आया। उसके बाद जेपी मॉर्गन और उस वक्त के टॉप बैंकरों ने जेकल आइलैंड नाम की एक जगह पर गुप्त रूप से मुलाकात की और फेडरल रिजर्व सिस्टम का पूरा खाका तैयार किया। इसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये एक सरकारी संस्था लगे, लेकिन असल कंट्रोल वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों के हाथ में था। फेडरल रिजर्व की सबसे बड़ी ताकत थी नया पैसा बनाने की काबिलियत। मतलब जब भी अमेरिकी सरकार को पैसे की जरूरत होती, वो एक बॉन्ड जारी करती और फेडरल रिजर्व नया पैसा छापकर उस बॉन्ड को खरीद लेता। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार के कर्ज के लिए हमेशा
एक खरीदार तैयार था। सरकार की उधार लेने की क्षमता अब लगभग अनलिमिटेड हो गई थी। इस पूरे जाल का आखिरी और शायद सबसे मजबूत ताला लगाया हमारे चौथे आर्किटेक्ट ने, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने 1980 के दशक में। वॉलकर का मकसद तो अमेरिका में बढ़ती महंगाई को रोकना था, लेकिन उनके फैसलों ने इस सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर ऐसा बना दिया जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। हुआ ये कि जब वोल्कर ने महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें आसमान पर पहुंचा दी, तो कई विकासशील देश दिवालिया होने की कगार पर आ गए। तब उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का इस्तेमाल किया, लेकिन कर्ज माफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए मैनेज करने के लिए। मतलब IMF अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, बल्कि प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा था। IMF ने इन देशों को नए लोन तो दिए, बट बहुत ही सख्त शर्तों पर, जैसे सरकारी खर्च में कटौती करो, अपनी सरकारी कंपनियां बेचो और विदेशी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोल दो। और ये सब क्यों? ताकि वो पुराने लोन पर सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए नया लोन ले सके। नतीजा ये हुआ कि कर्ज कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें, तो इन 4 लोगों ने 3 सदियों में इस सिस्टम को परत दर परत बनाया। पटरसन ने इसे परमानेंट बनाया, रॉथस्चाइल्ड ने इसे ग्लोबल बनाया, मॉर्गन ने इसे इन्फिनिट यानी अनंत बना दिया, और आखिर में वोल्कर ने इसे ऐसा बना दिया जिससे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब ये सब जानने के बाद एक बहुत सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, अगर कर्ज इतनी बड़ी समस्या है तो इसे बस चुका क्यों नहीं दिया जाता, खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। जवाब यह है कि इस सिस्टम को ऐसा बनाया ही नहीं गया है कि कर्ज को चुकाया जा सके। आज दुनिया में ज्यादातर पैसा तब बनता है जब कोई कर्ज लेता है। अगर सारा कर्ज चुका दिया गया तो दुनिया का मनी सप्लाई ही खत्म हो जाएगा, और इसका नतीजा होगा एक भयानक मंदी और पूरी अर्थव्यवस्था का पतन। तो फिर सवाल उठता है कि इस कर्ज पर जो खरबों डॉलर का ब्याज हर साल चुकाया जाता है, वो जाता कहां है? ये पैसा आम टैक्सपेयर्स की जेब से निकलकर उन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स और बैंकों को जाता है जिनके पास ये सारा कर्ज है। ये एक तरह से दौलत का एक साइलेंट ट्रांसफर है जो लगातार चलता रहता है। अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ देता है, शायद कर्ज कोई समस्या है ही नहीं जिसे हल करना है। शायद ये इस पूरे सिस्टम की नींव ही है, और इस पर जो ब्याज हम चुकाते हैं वो बस एक किराया है, इस दुनिया में रहने का किराया। सवाल बस ये है कि क्या हमें ये किराया हमेशा चुकाते रहना होगा, या फिर कोई और रास्ता भी है?